हेलो प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए लाई हूँ। आशा है इससे आपकी परीक्षाओं में आपकी काफी मदद होगी। पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपने प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है? उत्तर है, पर्वत में मनुष्यों की भांति भावनाएं हैं। तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास करता है। अपने विशाल आकार को देखकर गर्व महसूस करता है और अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर है, इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। कवि ने उन्हें एक जादूगर भी माना है। उनकी जादूगरी के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण, बड़े बड़े बादल ऐसे उमड़ रहे हैं मानो पर्वत उन बादल रूपी पंखों को लगाकर उड़ रहे हैं। उन्होंने घनघोर वर्षा करते हुए सब कुछ ढक लिया है। ऐसा लगता है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। इंद्र की अन्य जादूगरी यह है कि शाल के पेड़ धरती में धसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तालाब से धुआं सा उठने लगा है। ऐसा लगता है जैसे तालाब में आग लग गई है। तीसरा प्रश्न है, बादलों के उठने तथा वर्षा होने का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, बादल अचानक इतने विशाल आकार में गरज कर ऊपर उठे जैसे कोई पर्वत पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया हो। फिर वे धुआंधार वर्षा करने लगे। बादलों ने शाल के वृक्षों को जड़ से ऊपर तक ढक लिया। इससे ऐसा लगा जैसे वर्षा से भयभीत होकर शाल के वृक्ष धरती में धस गए हों। जोरदार वर्षा से तालाब से धुआं सा उठने लगा। चौथा प्रश्न, पावस के दृश्य को कवि इंद्रजाल क्यों मानता है? उत्तर है, इंद्रजाल जादूगरी को कहते हैं। इसमें जादूगर पल पल में नए नए अद्भुत चमत्कार दिखाता है। ऐसा ही पावस ऋतु में भी पल पल में प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन होते रहते हैं। कभी घने बादल सारे पर्वत प्रदेश को ढक लेते हैं, कभी मूसलाधार वर्षा से सब कुछ अदृश्य हो जाता है। कभी पर्वत आसमान में उड़ते हुए लगते हैं और कभी तालाबों से उठती हुई भाप से उनमें आग लगने का भ्रम पैदा होने लगता है। क्षण क्षण होते इन परिवर्तनों के कारण ही कवि ने पावस के दृश्य को इंद्रजाल माना है। पांचवा प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, प्रकृति प्रेमी कविवर पंत जी ने इस कविता में प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। पर्वत विशाल और मेखलाकार हैं, जो अपनी सहस्रों पुष्प रूपी आंखों से तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार रहा है। झागदार झरने मोती की लड़ियों जैसे सुंदर लगते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते हुए लग रहे हैं। पर्वतों पर मंडराते बादलों से पर्वत पंखों वाले पर्वतों जैसे लगते हैं। जोरदार वर्षा के कारण चारों ओर धुंध सी छा गई है। वर्षा में पल पल होने वाले परिवर्तनों के कारण ऐसा लगता है मानो इंद्रदेव जादूगरी दिखा रहे हैं। छठा प्रश्न है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंक्ति की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, सचमुच वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पल दृश्य बदल रहे हैं। पर्वतों से प्रवाहित होने वाले झरने पर्वतों का गौरव गान करते हुए पृथ्वी पर झरझर गिर रहे हैं और नस नस में उत्तेजना भर रहे हैं। कभी तालाब के जल में पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो कभी तालाब में
धुआं उठने लगता है। कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे वृक्ष ऊंची आकांक्षाओं के साथ शांत आकाश की ओर अपलक देखते प्रतीत होते हैं, तो कभी वे भयभीत से धरती में धसे नजर आते हैं। झरने कभी झरझर का संगीत करते हुए मोती की लड़ियों से सुंदर लगते हैं, कभी अचानक पर्वत अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति सचमुच पल पल अपना रूप बदलती है। 7वां प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। जहां भी प्रतिपाद्य जैसा ही शब्द का प्रयोग हो, आप वहां पर उस कविता का सारांश अर्थात समरी लिख दीजिएगा। इसका एक दूसरा प्रश्न भी हो सकता है, पर्वत प्रदेश में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर कीजिए। उत्तर दोनों का एक ही होगा। जैसे पर्वत प्रदेश में पावस प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित कविता है। इसमें कवि ने वर्षा काल में पर्वत प्रदेश की सुंदरता का सजीव चित्रण किया है। पर्वत कर्दनी के आकार का और बहुत विशाल है। उस पर हजारों फूल खिले हुए हैं। उसके तल में दर्पण रूपी तालाब है। पर्वत उस तालाब में मानो अपना विशाल प्रतिबिंब निहार कर प्रसन्न होता है। झरने मोती की लड़ियों जैसे सुंदर हैं। वे पर्वत का गुणगान करते प्रतीत होते हैं। पर्वत पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को अपलक निहारते हैं। पर्वतों पर उड़ते हुए बादल पंखों वाले पर्वत जैसे लगते हैं। वे अचानक इतनी घनघोर वर्षा करते हैं कि उसमें सब कुछ अदृश्य हो जाता है। तालाब से उठती भाप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें आग लग गई हो। वहां प्रकृति में पल पल में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो इंद्रदेव बादल रूपी यान में बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हैं। 8वां प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार के इस प्रयोग को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, मानवीकरण अलंकार में कवि प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के समान क्रियाकलाप करते हुए चित्रित करते हैं। पंत जी ने भी प्रस्तुत कविता में यह प्रयोग बहुत ही सफलता पूर्वक किया है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, पर्वत का मानवीकरण। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से नीचे स्थित तालाब के जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है। दूसरा है, झरने का मानवीकरण। सुंदर झाग से भरे झरने अपनी नस नस में मस्ती भरकर झरझर की आवाज से मानो पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, वृक्षों का मानवीकरण। ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता मग्न है और एकटक अपलक दृष्टि से शांत आकाश को निहार रहे हैं। चौथा पॉइंट है, बादलों का मानवीकरण। पर्वत बादल रूपी पारद के पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, शाल वृक्षों का मानवीकरण। शाल के वृक्ष बादलों के तीव्र आक्रमण से भयभीत होकर धरती में धस गए हैं। 9वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी को कल्पना के सुकुमार कवि कहा जाता है, क्यों? इसका उत्तर है, कोमल भावनाओं से भरे कवि को सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी को सुकुमार कवि उनकी इन्हीं कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ही कहा जाता है। वे प्रकृति के रौद्र और कठोरतम रूप का चित्रण भी कोमल कल्पना के द्वारा ही करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में भी उन्होंने इसी सुकुमारता का परिचय दिया है। घनघोर वर्षा हो रही है, झरने भयंकर शोर कर रहे हैं, चारों ओर वर्षा का प्रकोप ही दिखाई दे रहा है। वर्षा इतनी मूसलाधार है कि केवल झरनों का शोर सुनाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
लगता है बादलों के रूप में आकाश ही धरती पर टूट पड़ा है। बादल ऐसे लग रहे हैं मानो पहाड़ ही पंख लगाकर उड़ गए हैं। इस वर्णन में कहीं भी प्रकृति को कठोर रूप में नहीं दिखाया गया है, जबकि ऐसी घनघोर वर्षा तो केवल विनाश कर सकती है, मगर कवि ने कहीं भी उसका लेश मात्र भी उल्लेख नहीं किया है। 10वां प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य तो कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या-क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी, उनके विषय में लिखिए। इसका उत्तर है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य तो कई गुना बढ़ जाता है, परंतु वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए कई कठिन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे वर्षा के कारण पहाड़ों की भूमि फिसलन भरी हो जाती है, जिसके कारण पहाड़ों से लोगों के फिसल कर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही चट्टानों के कमजोर होने का खतरा भी बढ़ने लगता है। वे टूट कर गिरने लगती हैं। कभी-कभी बड़े-बड़े चट्टानी टुकड़े टूट कर गिर जाते हैं, जिनसे जान माल का बहुत नुकसान होता है। वर्षा के कारण पहाड़ों की मिट्टी कटने लगती है। कभी-कभी बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिससे कीचड़ व दलदल बन जाता है। वर्षा के कारण सड़कें भी टूट जाती हैं और बिजली के खंभे गिर जाते हैं। गांव में सामान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे लोगों को खाने पीने की दिक्कतें भी होने लगती हैं। कहीं भी आना जाना कठिन हो जाता है। 11वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत जी की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं। वे छायावादी युग के स्तंभ माने जाते हैं। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति का सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है और उसकी अनेक वस्तुओं का मानवीकरण किया है। ऐसा वर्णन कहीं और दिखाई नहीं देता। पंत जी ने अपने आप को केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने प्रगति की ओर भी अपना रुख किया। उनके मन में दलितों, शोषितों एवं वंचितों के प्रति दया के भाव थे। उन्होंने इनके प्रति अपनी रचनाओं में करुणा व सहानुभूति व्यक्त की है। सुमित्रा नंदन पंत अध्यात्म से भी जुड़े रहे। मनुष्यतावादी प्रदर्शन तथा वर्णन करके संपूर्ण मानव जाति का एकीकरण कर केवल पंत जैसे कवि ही कर सकते हैं। शब्दों पर पंत जी का संपूर्ण प्रभुत्व दिखाई देता है। शब्दों का उचित प्रयोग उनकी भाषा की विशेषता है। उनकी भाषा अलंकार संपन्न है। यथासंभव अलंकारों का सुंदर प्रयोग करके उन्होंने भाषा को रोचक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार आदि का सुंदर प्रयोग किया है। पंत जी का हिंदी साहित्य में योगदान अतुलनीय है। बच्चों, मैंने बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं जो आपके काम आएंगे, क्योंकि पता नहीं बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। बाकी आप कैसा भी प्रश्न पूछा जाए उसको ध्यान से समझें और उसका उत्तर उसी के अनुरूप बना कर दें। आपकी सभी जिज्ञासाओं के उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है और इसके आगे मैंने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी दे दिए हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप उन्हें भी अवश्य देख लें, ध्यान से पढ़ लें और बिल्कुल शांत होकर एकाग्र भाव से ध्यान से तैयारी करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक
ला सके, नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है।